हेलो व्यूवर्स। मेरिट प्लस के ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे। इस फ्री कोर्स में हम लोग सारे टॉपिक्स जो माइनिंग सरदार और ओवरमैन के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वाइंडिंग सिस्टम से। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कभी भी मीन्स ऑफ एक्सेस जब पढ़ते हैं तो बिलो ग्राउंड माइंस में हमारे पास मीन्स ऑफ एक्सेस आ जाता है। सबसे पहला हो गया इंक्लाइन, दूसरा हो गया शाफ्ट, उसके बाद एडिट्स हो सकता है, माउंटेनियस के केस में टनल्स हो सकते हैं, ठीक है, मेटल माइंस के केस में डिक्लाइंस हो सकते हैं एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो वाइंडिंग सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि शाफ्ट भी हम लोग अभी डिस्कस किए कि शाफ्ट भी एक मींस ऑफ एक्सेस है। तो शाफ्ट का मतलब क्या हो गया कि एक, अगर मींस ले मैन वर्ड में समझे, लैंग्वेज में समझे, तो वो हो गया कि ये जैसे आपका सरफेस है, आप एक वेल कुआं खोद दिए हैं और उसमें आपको सरफेस से नीचे जाना और नीचे से ऊपर आना है मैन और मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये सारा तरीका आपको एक सेफ मेथड चुनना पड़ेगा जाने के लिए, नीचे जाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग वाइंडिंग सिस्टम का यूज करते हैं कि एक मैकेनिकल सिस्टम है, जैसे पिक में आपको दिख रहा है एक मैकेनिकल सिस्टम है। ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हम लोग बिलो ग्राउंड से सरफेस तक मटेरियल और मैन को आना जाना करते हैं और सरफेस से नीचे भी मटेरियल एंड मैन का आना जाना करते हैं। ठीक है, सो इसमें हम लोग पार्ट्स डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं किसी भी वाइंडिंग सिस्टम में। वाइंडिंग सिस्टम तो दो तरह का हो गया, ड्रम वाइंडर एंड कॉपी वाइंडर या फ्रिक्शन वाइंडर, जो भी बोले उसको। सो दोनों में कुछ कुछ पार्ट्स कॉमन है और कुछ अनकॉमन पार्ट्स है। तो वो सारा चीज को हम लोग शाफ्ट फिटिंग के रूप में आज डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो हम लोग चीज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा हेड गियर, दूसरा होता है हेड गियर के ऊपर पुली, उसी में रोप लगा रहता है, फिर रोप से अटैच रहेगा सस्पेंशन गियर, उसके बाद केज से लटका रहेगा आपका, मींस रोप से लटका रहेगा आपका केज। उसके बाद ओवरवाइंड होने के केस में आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए हम लोग सेफ्टी कैचेस लगाते हैं। कैप्स या फिर हिंज प्लेटफॉर्म आपका यूज होता है जहां पे लैंडिंग हम लोग करते हैं, हमारा केज जहां पे लैंड करता है वहां पे केज का सही से मूवमेंट हो इसके लिए गाइड रोप और आपका फ्रिक्शन पुली या फिर ड्रम वाइंडर यूज करते हैं हम लोग पूरे वाइंडिंग सिस्टम को चलाने के लिए। तो ये सारा पार्ट्स था, ओवरव्यू था एक। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में, बात करते हैं कि क्या क्या चीज है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वही चीज हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हेड गियर है। तो हेड गियर क्या है? एक सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा लोड रहता है। लोड किस चीज का? डेड वेट के फॉर्म में, लाइव वेट के फॉर्म में, ठीक है। और इसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। ये 4 लेग्ड हो सकता है या 6 लेग्ड हो सकता है। और इसको इसलिए मजबूत बनाया जाता है कि आप जितने भी अदर पार्ट्स अभी देखे हैं वो सारे के सारे इसी हेड गियर पे माउंटेड होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग हेड गियर पुली के ऊपर। हेड गियर पुली क्या है? जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है। इसका काम क्या है कि रोप का मूवमेंट कराना है, ठीक है। अब जब ये व्हील है तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस होगा। तो इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि इस व्हील का जो डायमीटर होगा, आप जो भी रोप यूज करेंगे उसका डायमीटर मान लीजिए छोटा डी है, तो इस व्हील का डायमीटर, चाहे हेड गियर पुली का डायमीटर होगा 100 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ रोप, ठीक है। अब 100 टाइम्स क्यों दिया गया? उससे कम होने से क्या दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को? रीजन ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग वाइंडिंग में जो रोप है वो लगातार मूव करता है। इट इज अ टाइप ऑफ रनिंग रोप, ठीक है। और रनिंग रोप में आपका टेंशन डेवलप होगा और साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो अगर आप ये डायमीटर छोटा रखेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस पड़ेगा। इसीलिए देखा गया कि 100 डी रखने से, 100 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ रोप रखने से आपका स्ट्रेस कम पड़ेगा, बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा। अगर बेंडिंग स्ट्रेस कम होगा तो आपकी रोप की लाइफ बचेगी, रोप की लाइफ बचेगी तो कॉस्ट कम पड़ेगा। तो ये सब चीज देखते देखते हमारा ये रखा गया है कि पुली का डायमीटर आपका कम से कम 100 टाइम्स होना चाहिए जो भी आपका रोप का डायमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सस्पेंशन गियर में। सस्पेंशन गियर क्या है? एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वाइंडिंग सिस्टम में, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके रोप कैपल होते हैं, उसके बाद आपका डीलिंक हो गया, फिर डिटैचिंग हुक हो गया, फिर डीलिंग, फिर आपका ट्रायंगुलर प्लेट और इसके बाद आपका बुल चेन या ब्रिडल चेन रहता है जिससे आप
केज को लटकाते हैं। अब हम लोग मेन चीज समझते हैं कि सस्पेंशन गियर का जरूरत क्यों पड़ा है। सस्पेंशन गियर का जरूरत इसलिए पड़ा है क्योंकि आप रोप को मतलब केज को डायरेक्ट रोप से लटका नहीं सकते हैं। लटकाने में दिक्कत क्या होगा कि किसी भी अब मान लीजिए अगर ऐसा केस हो गया, ओवरवाइंड हो गया। ओवरवाइंड का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका शाफ्ट है, यहां पर आपको केज को रोकना था लेकिन आपका केज ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया तो कितना भी ऊपर जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा अगर आप सस्पेंशन गियर वगैरह यूज नहीं करेंगे तो। लेकिन सस्पेंशन गियर जब आप यूज करते हैं तब उसमें आपको फायदा क्या मिलता है कि एक लिमिटेड हाइट तक जाके ही हम लोग कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं, जैसे हेड गियर में बेल प्लेट लगा देते हैं, इसमें जाके आपका डिटैचिंग हुक जाके फंस जाएगा और आपका बच जाएंगे आप किस चीज से, एक्सीडेंट से, ओवरवाइंड के केस में। ठीक है, तो अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा चीज अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सस्पेंशन गियर से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है कि ये सस्पेंशन गियर में जितने भी पार्ट्स होंगे उसको सबसे पहले हमको अप्रूवल लेना होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। ठीक है, अब सस्पेंशन गियर यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका कोई ना कोई एक लाइफ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आप लगा दिए 100 साल बाद भी इसको यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ हर चीज में डिटोरिएशन होता है, हर चीज का स्ट्रेंथ कम होता चला जाता है, तो इसीलिए हम लोग हर 6 साल में इसको रिन्यू करेंगे। तो इसका एक तरह से बोल सकते हैं कि सस्पेंशन गियर का लाइफ जो है आपका 6 साल होता है। ठीक है, अब उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो पूछा जा सकता है आपसे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 10 होना चाहिए सस्पेंशन गियर के केस में। ठीक है, उसके बाद ये चीज ध्यान रखना है, कोशिश ये करना है कि थ्रेडेड जॉइंट्स ना हो। थ्रेडेड जॉइंट्स का मतलब क्या है कि ऐसा जॉइंट जिसमें गुना बना हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है आपका, तो इसमें थ्रेडिंग अगर किया रहेगा तो थ्रेड समय के साथ खराब हो सकता है, इसीलिए अवॉइड करने को बोला जाता है। लेकिन अगर थ्रेड जॉइंट्स आप यूज कर रहे हैं तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा एज पर रेगुलेशंस 15 होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो अब ये हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ के बारे में, उसका लाइफ के बारे में हो गया, किन से अप्रूवल लेंगे आप ये हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंस्पेक्शन कब कब करना है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन का जहां तक बात आया कि सस्पेंशन गियर दो जगह यूज हो सकता है, आपको जैसे पता है कि एक तो शाफ्ट जो बन चुका है, ठीक है, और दूसरा हो गया सिंकिंग शाफ्ट में। ठीक है, सिंकिंग शाफ्ट में आप 7 डेज, हर 7 डेज में एक बार इंस्पेक्शन करेंगे, और जो शाफ्ट पहले से बन चुका है उसमें 6 मंथ में। ठीक है, हम लिख देते हैं यहां पर कि आपका जो शाफ्ट पहले से बन चुका है उसमें आप 6 मंथ्स में इंस्पेक्शन करते हैं, और सिंकिंग शाफ्ट में आप जो है प्रत्येक 7 दिन में इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये सारा चीज आपका जो है पूछा जा सकता है, आपके मेन एग्जाम में डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं माइनिंग सरदार और ओवरमैन से रिलेटेड एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रोप केपल के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए रोप केपल का बात करते हैं। तो रोप केपल क्या होता है? रोप केपल सबसे पहले सस्पेंशन गियर का एक पार्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? रोप केपल आपका रोप को अटैच करने में मदद करता है आपके सस्पेंशन गियर में। ठीक है, तो हल्का सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि आप लोग पता है, आप लोग सारे माइंस विजिट किए होंगे, उसमें देखे होंगे कि हम लोग रिकैपिंग करते हैं। ठीक है, वाइंडिंग के केस में रिकैपिंग होता है। तो रिकैपिंग कैसे होता है? व्हाइट मेटल का एक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, सॉकेट रहता है, जैसे यहाँ पे रोप है, सॉकेट है, उसके अंदर व्हाइट मेटल पोर करते हैं। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तब हम लोग क्या करते हैं उसको, कि इसको हम लोग व्हाइट मेटल को यहाँ पे फिक्स करते हैं, 2 बार्स लगाते हैं और वेजेस लगा के इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो मेनली प्रोसेस तो हमसे पूछा नहीं जाएगा कैसे हम लोग करते हैं, जो जो मेन चीज हमारे काम का है वो समझते हैं। पहला काम रोप केपल का क्या है कि अटैच करना वाइंडिंग रोप को आपके पूरे वाइंडिंग सिस्टम से, या फिर मोर प्रिसाइसली सस्पेंशन गियर से उसको जोड़ देना। ठीक है, अब वाइंडिंग रोप पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो वाइंडिंग रोप कैसा होता है केज के केस में? तो नॉन स्पिनिंग टाइप वाइंडिंग रोप यूज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वाइंडिंग में जो भी रोप आप यूज करिएगा उसमें कहीं स्प्लाइसिंग नहीं होना चाहिए, रोप कहीं कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटा हुआ होगा तो क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद लाइफ बात करते हैं, जो कि आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि 3.5 साल आपके वायर रोप का लाइफ होता है इन जनरल। अब उससे पहले भी अगर खत्म हो रहा है तो हमको रिप्लेस करना पड़ जाएगा, वो चीज ये समझ में आता है। लेकिन डेटा बेस्ड अगर कोई पूछेगा कि लाइफ ऑफ वायर रोप कितना होता है, तो मैक्सिमम 3.5 साल उसका लाइफ रखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब थोड़ा सा रिकैपिंग के हम लोग के ऊपर आते हैं। ठीक है, रिकैपिंग के ऊपर आते हैं तो आप लोग के ऊपर एक और डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम लोग रिकैपिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि वायर रोप रहता है, ठीक है, पुराना वाला वायर रोप जो पहले लगा हुआ था रोप केबल में, रोप केबल को खोल दिए, पूरा वाइंडिंग सिस्टम को खोल के रख दिए पिट टॉप पे। उसके बाद रोप्स को हम लोग क्या करते हैं कि सारे स्ट्रैंड्स को खोलते हैं और सारे वायर्स को खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़िया से साफ कर देते हैं। क्यों साफ करते हैं? क्योंकि व्हाइट मेटल जब हम लोग डालते हैं उस टाइम अगर इसमें थोड़ा सा भी कचरा रह गया तो वो रस्टिंग कर सकता है, कोरोजन कर सकता है। अगर कोरोजन हो गया तो आपका लाइफ कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बहुत बढ़िया से इसको साफ करते हैं। ठीक है, साफ कर दिए कैसे? मान लीजिए पेट्रोल से। और इस प्रकार करते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम लोग टाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 मीटर का है, हम लोग कर रहे हैं तो उसको टाई कर दिए हैं और उसके बाद फिर जो है क्या करते हैं कि इसको पेट्रोल से धो देते हैं। ठीक है, और ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि पेट्रोल दूसरे पार्ट में या जहां से टाई किए इसके नीचे ना जाए, क्योंकि अगर उसमें घुसेगा तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि रोप में क्या रहता है, ल्यूब्रिकेशन रहता है। तो पेट्रोल अगर वहां जाएगा तो ल्यूब्रिकेशन को धो देगा। मतलब ल्यूब्रिकेशन इस पॉइंट पे मान लीजिए नहीं है, यहाँ पर अगर पेट्रोल गया तो ए पॉइंट अगर इसको बोलते हैं तो ए पॉइंट पर कोरोजन होने का चांसेस होगा। ठीक है, ये चीज हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, मेन चीज जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है आपका वो है सॉकेट पे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि वायर रोप के ऊपर एक सॉकेट लगा देते हैं और उसमें व्हाइट मेटल को पोर कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो पूछेगा सॉकेट का टेम्परेचर कितना रखते हैं हम लोग, तो 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और आपका जो भी व्हाइट मेटल यूज करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस तो होना चाहिए कम से कम, और 363 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अब डेटा पे थोड़ा समझते हैं कि क्यों है ऐसा। 100 डिग्री टेम्परेचर रखने का लॉजिक क्या है? 100 डिग्री टेम्परेचर रखने का लॉजिक ये है व्यूअर्स कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पानी जो है रस्टिंग कराने में बहुत ज्यादा उपयोग करता है, मदद करता है। ठीक है, अब व्हाइट मेटल में थोड़ा सा भी अगर पानी है और वो आपका सॉकेट में चला गया तो अल्टीमेटली आपके रोप केबल में चांसेस हैं कि कोरोजन होने लगेगा। ठीक है, अब पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 100 डिग्री टेम्परेचर है उसका। तो अगर हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, अगर हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि पहले ही सॉकेट 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म कर दें, तो बाई चांस अगर कोई एक बूंद पानी चला भी गया तो उस केस में क्या होगा कि आपका पानी वेपराइज हो जाएगा और आपको कोई रस्टिंग का मतलब उसके रिलेटेड कोई आपको डाउट नहीं रहेगा कि मेरे वायर रोप में कहीं रस्टिंग तो नहीं हो जाएगा। तो ये लॉजिक है आपका सॉकेट को 100 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करने का। दूसरा लॉजिक क्या है? मान लीजिए कोई आप बहुत गर्म चीज रखे हैं, उसको ठंडे सरफेस पे जब आप फ्लो कराएंगे तो उतने अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जिस सरफेस पे आपको फ्लो कराना है, जिस सरफेस पे आपको फ्लो कराना है व्यूअर्स, उसको अगर आप क्या करते हैं हल्का सा हीट कर दीजिएगा तो उस केस में उसका फ्लो बन जाएगा। तो इसीलिए ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग हीट क्यों करते हैं। अब 363 डिग्री मैक्सिमम क्यों रखे हैं? ठीक है, मैक्सिमम इसलिए रखे हैं कि आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग ये सॉकेट पे व्हाइट मेटल पोर कर देते हैं तो इसको एयर कूल के लिए छोड़ देते हैं, हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर 363 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अगर रखेंगे तो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। और चूंकि सारा का सारा मेटल जो भी आपका इसमें होता है व्हाइट मेटल में, वो 300 से 350 डिग्री के सेल्सियस में आपका गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो आप उससे ज्यादा हीट करके फायदा क्या है? आपका तो फ्यूल बर्बाद होगा और एनर्जी भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए ये सारे पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि आपका जैसे कोर का बात करते हैं, फाइबर कोर अगर निकलता है आपके इसमें वायर रोप से कैपिंग के टाइम में, तो उस केस में आपको क्या करना है कि ये वायर रोप में जो फाइबर कोर है उसको आप काट दीजिएगा, उसके बाद ही आप रिकैपिंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपके मन में होगा कि सर आप इतना तो बता रहे हैं कि रिकैपिंग है, ये है वो है, लेकिन रिकैपिंग करेंगे किस इंटरवल पे? तो एवरी 6 मंथ्स में हम लोग रिकैपिंग करते हैं। ठीक है,
तो आपका जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकता है, पहला तो लाइफ कितना है, 3.5 साल लाइफ है। किस चीज का 3.5 साल लाइफ है? आपका वायर रोप का। ठीक है, उसके बाद रिकैपिंग कितने दिन में करेंगे? तो 6 महीना में रिकैपिंग करते हैं। सॉकेट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए कम से कम। उसके बाद 363 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका लॉजिक आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन इसमें ये है व्यूअर्स, कि देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपका जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है वैसे वैसे आपको लोड ज्यादा देना पड़ेगा, तो हो सकता है आपका वाइंडिंग रोप का डायमीटर को बढ़ाना पड़े। ठीक है, जब डायमीटर को बढ़ाएंगे तो सॉकेट का साइज पे भी कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे दो पैरामीटर सेट किया गया रेगुलेशन में, 26 mm का रोप, 26 mm तक और 26 mm से ज्यादा का। ठीक है, इसमें हम लोग सॉकेट का बात करते हैं कि कैसा हमारा सॉकेट रहेगा मतलब। ठीक है, अब जब आपका 26 mm तक का रोप यूज करेंगे तो सॉकेट का जो डायमीटर होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए डायमीटर हम दिखा रहे हैं, ब्लू पेन ले लेते हैं। देखिए सॉकेट का जो डायमीटर होगा, ये क्या होगा? आपका जो भी रोप का डायमीटर है उससे 6.5 टाइम्स होगा। ठीक है, और 26 mm से ज्यादा का जो रोप होगा उस टाइम सॉकेट का डायमीटर जो होगा कितना होगा? 7/1/3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ठीक है, कितना लोड मिनिमम लेना चाहिए आपके जब आप रिकैपिंग करिएगा इसको, तो रोप कैपल में जब इसको अटैच करिएगा तो कम से कम 10 टाइम्स द स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड, आप ये चीज जानते हैं कि लोड दो तरह का हो गया, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, तो स्टेशनरी कंडीशन में जो लोड है आपके पूरे सिस्टम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लोड, और मूवमेंट के चलते जो चीज आने लगेगा वो हो गया डायनेमिक। तो स्टैटिक लोड से कम 10 गुना लोड आपके रोप केपल चाहे रोप को लेना ही चाहिए। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ रिकैपिंग, ये चीज हमको एंश्योर करके रखना है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है रोप केपल में, इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, डिटैचिंग हुक। ठीक है, डिटैचिंग हुक क्या है? ये भी एक पार्ट है सस्पेंशन गियर का। ठीक है, ये किसके नीचे लगा रहता है? रोप केपल हो गया, इसके नीचे डी लिंक है, और यहां पर आपका सस्पेंशन गियर लगा है, मतलब सॉरी डिटैचिंग हुक लगा है। अब डिटैचिंग हुक का काम क्या है? मेनली आपका ओवर वाइंडिंग से आपको बचाना है। ठीक है, ओवर वाइंडिंग से कैसे बचाएगा? जब भी आपका ओवर वाइंडिंग होता है, थोड़ा सा अगर हम फिगर ड्रॉ करें, एक मिनट हम फिगर ड्रॉ करते हैं तब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये शाफ्ट है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपका ये सुपर स्ट्रक्चर जो हेड गियर हम लोग बोले थे वो है, और हम सब कुछ बता दिए शुरुआत में ही कि आपका जो भी चीज माउंटेड होगा सारा का सारा इस हेड गियर पे ही होगा। ठीक है, तो हेड गियर पे एक पार्ट होता है जिसका नाम है बेल प्लेट। ठीक है, और हमेशा जो है आपका ये डिटैचिंग हुक बेल प्लेट से नीचे रहता है इन नॉर्मल कंडीशन। मान लीजिए जब नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ओवर वाइंडिंग हो गया, ओवर वाइंडिंग का मतलब कि यहां रुकना था इससे ऊपर चला गया। ठीक है, पिट टॉप से ऊपर चला गया, डेकिंग लेवल से ऊपर चला गया। ठीक है, ओवर वाइंड हो गया। अब क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पे मेरा हाथ देखिए व्यूवर्स, कि अगर आपका बेल प्लेट जो है यहां पर जाके आपका फंस जाएगा क्या? डिटैचिंग हुक, और उसमें एक कॉपर रिवेट रहता है, नेक्स्ट पिक में हम लोग देखेंगे कॉपर रिवेट रहता है, वो जब कटेगा तो ये खुल जाएगा। खुलने पर बेल प्लेट पे अटक जाएगा और आपका केज ऊपर जाने से बच जाएगा, आपका रोप को रिलीज कर देगा वो, और आप एक्सीडेंट से बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस जो आपसे पूछा जा सकता है कि डिटैचिंग हुक का काम क्या है, तो डिटैचिंग हुक का काम एक ही है कि ओवर वाइंडिंग के केस में आपको बचाना एक्सीडेंट से। ठीक है, उसके बाद ये दो तरह का हो सकता है, ऑर्मेरॉड और आपका किंग टाइप। ठीक है, कोई भी एक समझ लेंगे तो वर्किंग हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पर्पस अगर पूछेगा तो पर्पस है कि आपको सस्पेंड करना है केज को बेल प्लेट से इन केस ऑफ ओवरवाइंड। ठीक है, तो ये डेटा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्किंग के ऊपर। ठीक है, कि कैसे ये काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये पिक में दिख रहा है कि यहाँ पर आपका बेल प्लेट है। ठीक है, यहां पर समझिए, ये मान लीजिए बेल प्लेट है इस पिक में, ये ए नंबर पिक बोलते हैं, ये बी नंबर पिक बोलते हैं। ए नंबर पिक पे फोकस करिए, बेल प्लेट है। बेल प्लेट क्या करेगा? जब ये ऊपर जाएगा आपका डिटैचिंग हुक, ठीक है, तो ये पोजीशन पे बेल प्लेट प्रेस करेगा। प्रेस करेगा तो यहां पर देखिए कॉपर रिवेट है। ठीक है, कॉपर का एक पिन है, शियर पिन भी बोल सकते हैं, कॉपर रिवेट। बहुत लोग का डाउट होता है, कॉपर रिवेट बोलो या शियर पिन बोलो। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कॉपर का क्यों यूज करते हैं? कॉपर एक सॉफ्ट मेटल है, तुरंत कट जाता है, बस यही लॉजिक है। नेक्स्ट, तो ये कॉपर है। ठीक है, और ये मान लीजिए 3 प्लेट होता है, 2 आउटर एक इनर है। ठीक है, और ये कॉपर आपका तीनों से पास हुआ है,
तो जब ये कॉपर कटेगा तो इन तीनों में डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी क्या? यस सर, हो जाएगी। तो जब डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी तो ये लोग अपने से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में लॉजिक ये होता है कि जब ये शेयर पिन कटता है व्यूअर्स, तो आपका बीच वाला प्लेट जो है आपका ऊपर चला जाता है और ये वाला खुल के लटक जाता है आपके बेल प्लेट के ऊपर, जैसा कि आप बी नंबर पिक में देख रहे हैं। तो एक बार अब हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। अब आपका बेल प्लेट यहाँ पर है, ओवर वाइंडिंग हुआ, बेल प्लेट प्रेस किया, प्रेस करने के कारण फोर्स पड़ा, फोर्स करने के कारण मेरा पिक देखिए, फोर्स करने के कारण क्या हुआ कि आपका जो प्लेट्स थे वो ऐसा मूवमेंट हुआ कि शेयर पिन को काट दिया। अब शेयर पिन कट गया तो डिसकंटिन्यूटी हो गई जैसा हम बताए थे, और उस केस में क्या हो कि डी लिंक जो है आपका रोप को लेके ऊपर से निकल जाएगा और ये बेल प्लेट में आपका जो भी पार्ट है ये फंस के रह जाएगा, और इसके नीचे जो है, इसके नीचे आपको आपका केज झूला हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका डिटैचिंग हुक। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ्टी कैचेस। अब कितना अच्छा से बनाया गया ये चीज, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके समझिए, मजा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप मान लीजिए केज है, शाफ्ट है आपका, ये आपका हेड गियर हो गया, यहाँ पे बेल प्लेट लगा हुआ है। अब इसके नीचे मान लीजिए बेल प्लेट भी आपका फेल हो गया रोकने से, आपको ओवरवाइंड के केस में केज को नहीं पकड़ पाया, तब उस केस में तो आप फंस जाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए हैं कि सेफ्टी कैचेस प्रोवाइड कर देते हैं। सेफ्टी कैचेस क्या करते हैं कि इन केस यहाँ पर फेल हो गया, डिटैचिंग हुक नहीं फंसा, तो सेफ्टी कैचेस में आके आपका केज में ही हम लोग रैचेट्स लगा के रखते हैं कि वो जो है आपके आके सेफ्टी कैचेस में फंस जाएंगे। और सेफ्टी कैच आपका 0.3 से 1 मीटर के इंटरवल पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रैचेट एंड पॉल वन वे मूवमेंट कराता है ना, कि तो उसी प्रकार आपका आके इसमें गुना में फंस जाएगा, टीथ में आके फंस जाएगा और ये आपका मूवमेंट से रोक देगा। ऐसे आपका सेफ्टी कैचेस काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैप्स। कैप्स सबसे पहला चीज बोल दें, कैप्स ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ ड्रम वाइंडर यूज करते हैं, और फ्रिक्शन वाइंडर के केस में हिंज प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग को वर्किंग एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये है क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा पार्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये आपका लीवर है। ठीक है, यहां पर आपका एक शाफ्ट है, शाफ्ट से एक आर्म निकला हुआ ए। ठीक है, और इस ए पर एक रोलर अटैच्ड है, स्टील रोलर, जिसमें एक पिन है। तो अब रोलर अटैच्ड है तो रोलर मूव करेगा। ठीक है, जैसे आप लोग गियर का मूवमेंट देखे होंगे, मूव करेगा। और यहां पर एक स्विंग प्लेट है और इसमें एक पैलेट लगा हुआ है। ये सारा इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, अब कैसे होता है भाई, तो होगा ऐसे इसमें कि जब आपका ये अटैच, मतलब लिवर आप मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अभी देखिए यहाँ पर ऑफ पोजीशन है, जब ऑन करेंगे इस लीवर को तो क्या होगा, इसका मूवमेंट नीचे होगा। नीचे होने के कारण, जैसे यहाँ पे इस ऑफ वाला पहले समझते हैं फिर ऑन में समझ लेंगे। देखिए ये आपका लीवर है, लीवर को आप अपने तरफ खींचे, कौन खींचेगा, बैंक्समैन खींचेगा। ये भी पूछ सकता है कि कैप्स को कौन ऑपरेट करेगा पिट टॉप पे, तो बैंक्समैन ऑपरेट करेगा भाई। क्लियर है? ये भी पूछ सकता है कि नीचे, अगर नीचे आदमी खड़ा है, ऊपर से हमको सिग्नल देना है, तो कौन सा आदमी होगा जो नीचे नीचे तक सिग्नल पहुंचाएगा ऊपर से पिट टॉप से, तो वो आदमी का नाम क्या है, बैंक्समैन है। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब आदमी का नहीं, उस पोजीशन पे जो आदमी खड़ा रहेगा उस पोजीशन का नाम बैंक्समैन है। चलो, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। आप इसको इस तरफ मूवमेंट किए, तो इस तरफ मूवमेंट करने के कारण ये आर रोलर जो है वो नीचे जाना चाहेगा। जब ये नीचे जाना चाहेगा तो ये प्लेट आगे की तरफ मूव करेगा और ये प्लेट उठ जाएगा, जो कि हो गया आपका ऑन पोजीशन। तो इस तरह से आपका कैप्स आपका ऑपरेट करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट, गाइड रोप्स। ठीक है, गाइड रोप्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग केज लटका चुके हैं हमारे शाफ्ट में। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका शाफ्ट है, इसमें आपका डोली या फिर केज झूला हुआ है। ठीक है, ऊपर का जो भी अरेंजमेंट उसको छोड़ दीजिए। अब ठीक है, नॉन स्पिनिंग तो हम यूज कर रहे हैं, सस्पेंशन गियर यूज कर रहे हैं, सारा चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा सेफ्टी असर्टन करने के लिए कि हमारा अंडुलेशंस ना हो, उसमें हिले डुले ना, केज एक स्मूथ मूवमेंट हो और सेफली नीचे ऊपर जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि केज के दोनों ओर रस्सा लगा देते हैं, चारों कॉर्नर्स पे हम लोग रस्सा लगा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गाइड रोप बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, गाइड रोप्स बोलते हैं। और आपसे जो पूछा जा सकता है गाइड रोप किस चीज का बना है, तो ये आपका लॉक्ड कॉयल रोप, ये चीज का बना हुआ है। ठीक है, लॉक्ड कॉयल रोप का बना हुआ है। ठीक है, अब आप ये चीज पूछ सकते हैं कि सर ठीक है, ये चीज तो आप बता दिए कि हम लोग सेफ मूवमेंट कराने के लिए लगाते हैं और लॉक्ड कॉयल रोप का है, लेकिन
क्या वो नहीं हिलेगा? आपका गाइड रोप्स भी तो हिल सकता है सर। जैसे फॉर एग्जांपल सर, अगर हम बात करें, जैसे सर यहाँ पे देखिए, तो आपका जैसे सर हेड गियर यहाँ पे है, आप बोले ठीक, हम बोले बहुत बढ़िया भाई। तो ये शाफ्ट है, ठीक है सर। अब यहाँ पर कहीं आप हेड गियर में कनेक्ट कर दिए हैं रोप, ठीक है। अब नीचे कहाँ है सर? नीचे तो कहीं टाई करना पड़ेगा, तब ना वो पूरा टेंशन उसमें बरकरार रहेगा आपका, और उसके बाद आपका हिलेगा नहीं। तो हाँ भाई, ये चीज हम बताने वाले थे अभी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ऊपर से नीचे तक आप ले गए, तो जो आपका पिट बॉटम होगा उसमें आप एक वजन लटका देते हैं, भारी वजन, जो कि ऊपर तो आप टाई कर दिए हैं और नीचे आपका जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक वजन, भारी वजन लटका देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका टेंशन बरकरार रहेगा, और इसी वजन को इंग्लिश में बोल देंगे चीज वेट, ठीक है ना। तो चीज वेट कहाँ हो गया? तो चीज वेट आपका बॉटम में होता है, पिट बॉटम में। क्लियर है? तो अब एक बार पिक देख लीजिए कि यहाँ जो है आपका गाइड रोप्स, ये इसको बोलते हैं रस्सा को गाइड रोप्स, और यहाँ पे वुडन वेजेस लगे हैं। वुडन वेजेस क्यों लगे हैं भाई? वुडन वेजेस का लॉजिक ये है कि फ्रिक्शन नहीं होने देगा। अगर लोहा लगा देंगे तो फ्रिक्शन होगा और वेयर एंड टियर होने का चांसेस रहेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वुडन वेजेस लगा देते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। गाइड रोप्स सबको समझ में आ गया? गाइड रोप से क्या होगा? गाइड रोप सेफ एंड इवन मूवमेंट के लिए हम लोग लगाते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है भाई कि गाइड रोप्स लॉक्ड कॉइल का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका गाइड रोप के बॉटम पे क्या होता है? चीज वेट होता है। क्लियर है? तो ये सारा था आपका कहानी शाफ्ट फिटिंग से रिलेटेड। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करेंगे, उसमें हम लोग जितने भी अदर डेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस, जैसे लिली कंट्रोलर में आप लोगों का बहुत ज्यादा रुचि रहता है, हम देखते हैं डिप्लोमा लेवल पे कि लिली कंट्रोलर समझने में, वर्ड लियोनार्ड सर्किट क्या होता है, ये सब चीज समझने में आप लोगों को बड़ा रुचि रहता है। तो वो सब चीज हम लोग रिलीज करेंगे मेरिट प्लस के फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है व्यूवर्स कि आप लोगों को कोर्स रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेगा, दिए गए नंबर पे, यहाँ हमने नंबर मेंशन कर रखा है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आप उसको आराम से उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरिट प्लस, अभी तक लोग यही समझते थे कि मेरिट प्लस सिर्फ और सिर्फ गेट के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। अब ये आप लोग के लिए ही किया गया है कि डिप्लोमा होल्डर के मतलब के लिए हम लोग कुछ फ्री में कर सके, कुछ अच्छा कर सके, ताकि आप लोगों का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो सके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन व्यूवर्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और मेरिट प्लस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। माइनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरिट प्लस के फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग सारा कुछ आप लोगों के लिए फ्री डालने वाले हैं, और बहुत जल्दी आप लोगों का इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग जैसा जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन व्यूअर्स, थैंक यू।